तो हमारा सरकार का पैसा नहीं है, आम जनता का पैसा खर्चा। एक आदमी के ऊपर कितनी सिक्योरिटी गार्ड, आज पुलिस स्टेशन के लोग सब परेशान है। अरे ये आदमी आता है तो सारी पुलिस को परेशानी होती है, पूरी पुलिस परेशान हो जाती है। अरे खुद सरकार परेशान है। अंसारी साहब, जैसा शाही फेंकने की बात कर रहे तुम, जैसा आप बोले कि भैया शाही जमहूरियत, अरे वैसे आदमी को क्या बैठक लेना, ऐसे आदमी की जिसकी खुद का औकात नहीं है, किसका खुद का वजूद नहीं है, किससे मुलाकात करेंगे? जिसका वजूद ही नहीं उससे क्या मुलाकात करेंगे? अरे ऐसे लोगों को जो तीर निर्माण करने वाले जातिवाद, देशद्रोही करने, उसको मैं देशद्रोही बोल रहा हूं, जो देश का माहौल खराब करने का, चाहे कोई भी समाज का हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी समाज का हो, देश के अंदर तेल निर्माण करता है, दोनों जाति का भावना को भड़काने का, देश के अंदर माहौल खराब करने का काम करता है, तो सरकार ने वाकई में इसके ऊपर एक देशद्रोही का केस करना चाहिए। आज फिर एक बार हम औरंगाबाद की जानी मानी शख्सियत जो नारेगांव से वाबस्ता है, साहिब खान पठान उर्फ बाबा, इनसे एक विशेष मुलाकात लेने जा रहे हैं। काफ़ी हमें कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई चुनाव की हलचल हो गई है और साहिब खान पठान साहब का इंटरव्यू आपके चैनल पे क्यों नहीं? ये एक बहुत पब्लिक की डिमांड थी, उस डिमांड को पूरा कर रहे हैं। और अरे कैसे मुमकिन हो कि चुनाव का मौसम आए और साहिब खान पठान की कोई प्रक्रिया ना हो, कोई बात ना हो, कोई संदेश ना हो, कैसे मुमकिन है? चलिए वो तमाम संदर्भ में, क्योंकि अब चुनाव सर पे है, चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है। चुनाव में इनकी अपनी भूमिका क्या है, लड़ने वाले हैं कि लड़ाने वाले हैं, कितने सीट खड़े करने वाले हैं, ये तमाम बातों को हम अहाता करने की कोशिश करेंगे ताकि नारेगांव की जनता को, शहर की जनता को एक संदेश जाए। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। सबसे पहले बाबा, ये आपके बारे में कहा जा रहा है कि हमने एक इंटरव्यू भी देखा है आपका दूसरे चैनल पे कि आप एक पैनल की तश्कील देने वाले, पैनल खड़े करने वाले, कहाँ तक सच्चाई है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा आपने पूछा है कि पैनल आप औरंगाबाद शहर में खड़ा करने वाले हैं, देखो तमाम मेरा जो सियासी के अंदर तमाम यानी 80 से तो 2025 तक मेरा सफ़र रहा और तमाम नेता को मैंने देखा हूँ। बहुत से नेता के साथ में काम किया हूँ, तमाम बड़े बड़े नेता, छोटे मोटे बड़े तमाम नेताओं के साथ में काम किया हूँ। लेकिन आज तक मैंने जो लोगों के भावना के अंदर जो तड़प होती है काम करने की, किसी नेता के अंदर नहीं देखा हूँ। हर नेता के पास गया मैं, वो सिर्फ अपनी मफाद, अपनी खुदगर्जी और अपने अहले-वाल को और अपनी कौम को, यानी अपने समाज को, या फिर अपने जो है तो पार्टी के लोगों को, कुछ लोगों को बढ़ाने की कोशिश करते, लेकिन आम जनता के अंदर काम नहीं करते। तो मैंने फैसला लिया हूँ इसके बारे के अंदर, जैसा आपने पैनल के बारे में मुझको पूछा है, कि ताकि मैं एक मर्तबा औरंगाबाद शहर के अंदर एक अच्छी खिदमत कर सकूं और तमाम समाज के लोगों को लेकर चल सकूं, चाहे फिर वो हिंदू समाज हो, दलित समाज हो, कोली समाज हो, या फिर सरदार जी यानी सिख समाज हो, या फिर ईसाई समाज हो। तमाम समाज को मैं यहाँ पे औरंगाबाद शहर के अंदर लेके चलने की मेरी एक तड़प है और एक तमन्ना है कि एक औरंगाबाद के शहर के अंदर एक इतिहास बने। क्यों, मैं अभी जो हमारा जो एक पैनल, हमारी एक मीटिंग, 2 मरतबा मीटिंग भी हो चुकी है और इसके बाद भी और एक मीटिंग होंगी जैसा इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, और हम पैनल का जो है तो पूरा हमारा डिक्लेरेशन पूरा हम जो है तो मार्केट के अंदर इसको ओपन कर देंगे कि फला फाइनल जो है तो पैनल यहाँ से ये खड़ेने वाला है, हर महल्ला वाइज के हिसाब से ये पैनल, ये इसमें तो तमाम हमारे पैनल की पूरी हमारी तैयारी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के इजाज़त से कि तमाम जाति के लोग मुझे चाहते हैं। ऐसा नहीं कि चलो सिर्फ मुस्लिम ही समाज, मैं एक सेकुलर आदमी हूँ और सेकुलर काम करने वाला हूँ, तमाम समाज के काम किया हूँ, जैसे घाटी से लेके है कि तमाम मसाइल के बारे में मैंने काम किया हूँ। हर समाज का आदमी मुझे बुलाता है तो मैं फौरन जो है तो वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो मेरा मसला ये है कि मैं आने वाला वक्त जो है तो पैनल पूरी धूमधाम से और बड़ी जोर शोर से और बड़ी ताकत से मैं जो है तो पैनल लड़ने वाला हूँ। बाबा, एक सवाल है, ये पैनल मतलब खाली नारेगांव के तक सीमित रहेगा कि पूरे जो 15-16 वार्ड है वहां तक चलेगा? अभी तो बताया मैंने आपको, आपके चैनल के माध्यम से बताया, पूरे शहर के अंदर मेरा एक जज्बा है खिदमत करने का। पूरे शहर में खड़े करेंगे? पूरे शहर में हम पैनल खड़ा करने जा रहे हैं और हमारी 2 मरतबा इसकी जो है मीटिंग हो चुकी है कि हम जो है एक पैनल जो है तो हमारा स्पेशल हमारा पैनल रहेगा और इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी ताकत के साथ से हम लड़ेंगे और हमारा महापुर भी इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से महापुर बनाने की कोशिश करेंगे। बाबा, मैंने भी आपकी न्यूज़ से कवर किया हूँ, अभी हाल ही में आपने राष्ट्रवादी पार्टी अजय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। तो कैसा मतलब मसला है कि एक तरफ एक पार्टी में प्रवेश करते हैं, एक तरफ जो है तो पैनल लड़ाते हैं, ये जरा समझ की बाहर की बात है।
ये देखो, मैं कोई राष्ट्रवादी में कोई पदाधिकारी नहीं है। एक कार्यकर्ता बोल के जो है तो मैंने इसके अंदर प्रवेश किया हूँ। हाँ, पदाधिकारी रहती तो हर पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, जी लेकिन मैं पदाधिकारी नहीं है। मेरे को आज़ादी आज भी है। मैं एक सोशल वर्क हूँ और एक उसके अंदर एक कार्यकर्ता बोल के अंदर उसके अंदर मैंने जो है ना प्रवेश किया हूँ। कोई पार्टी के अंदर कोई पदाधिकारी बोल के मैंने जो प्रवेश नहीं किया हूँ। हम चाहे तो वक्त पे आने के ऊपर देखते हैं क्या फैसला होता है, पार्टी क्या फैसला लेती है। पार्टी अगर से मुस्लिमों को, समाज को और पैनल के हमारे एतबार से हमको कहती है कि तुम पैनल खड़ा मत करो, हम तुमको पूरी पूरी सपोर्ट के साथ में जो है तो पूरे शहर के अंदर हम तुम्हारे पैनल के बजाय हमारी पार्टी से हम लड़ाना चाहते हैं, और अगर से हम महापुर हमारा बनाना चाहते हैं तो उसमें हमारी मीटिंग है। बिल्कुल हमारे तरफ से बिल्कुल कोई इनकार नहीं रहेगा। पार्टी हमको अगर से बोलती है, पार्टी खुद हमको ऑफर करती है कि भाई आपको पैनल लड़ाना नहीं है, आपको जो है तो हमारी पार्टी से लड़ना है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला लिया जाएगा। तो मैं कोई पदाधिकारी नहीं है, मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता बोल के मैं गया हूँ। यानी इसका मतलब ये निकला कि नहीं आपको पद नहीं मिला, शहर बोलो जिले पे बोलो, तो वो नाराजगी झलक रही, मतलब आपको पद नहीं दिया गया। मैं नाराज नहीं है, मैं नाराज बिल्कुल नहीं है। मेरा नाराजगी कुछ भी नहीं है कि मैं चलो मैं पार्टी के अंदर प्रवेश किया और मैं पार्टी से अभी से जो तो नाराजगी मैं जो जाहिर कर रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, मेरी कोई उस पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन मेरा मकसद जो है, मेरा जो मकसद है, पार्टी मेरा पूरा मकसद जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर डेवलपमेंट का है। तमाम जाति के, तमाम मोहल्ले के अंदर, तमाम सामाजिक के अंदर, तमाम जाति के लोगों के अंदर मेरा कुछ ना कुछ वहाँ पे मेरा एक मकसद है कि ताकि पूरे शहर के अंदर, जैसे सरकार ने औरंगाबाद शहर को डेवलपमेंट यानी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट करने का नाम दर्जा दिया है, लेकिन वैसा कुछ सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं करी। आज जो तो पूरे शहर के अंदर आप देख लो, जहाँ वहाँ जाकर देख लो, अतिक्रमण हुआ, लेकिन जाके हमारी जो तो रोडों की खस्ता हालत वही हालत है। लेकिन मेरा मकसद जो है, मकसद मेरी पार्टी समझ सकती है तो इंशाल्लाह हमारे लब्बैक है, और अगर से पार्टी हमारा मकसद नहीं समझती है तो हम तो पैनल तो 100% जो है तो खड़ा करने वाले। तो हमारा ये मकसद है। अब प्रभाग रचना हुई तो प्रभाग रचना को लेकर काफी तरफ से एक आलोचना हो रही है, काफी आरोप लग रहे हैं इसके अंदर मुसलमानों के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उनकी जो है तो नुमाइंदगी कम हो। तो अभी जब आप ये मामला चल रहा है और आप बोल रहे हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा, अभी प्रभाग रचना को कैसे देखते हैं, इंसाफ कैसे मिलेगा? ये देखो, प्रभाग का मसला जो सरकार ने, आज की सरकार ने जो करी है, सरकार उनकी, कलेक्टर उनका, कोर्ट उनकी, इलेक्शन आयोग उनका, वो उनकी मनमानी करके जो है तो उन्होंने आज जो प्रभाग करे है पूरे शहर के अंदर, तो इसमें तो हम इसकी निंदा करते हैं। गलत प्रभाग हुआ है। आप बेगमपुरे का देखो, कहाँ से कहाँ ले लिया उसने। बेगमपुरे का आप देख लो जायजा, बेगमपुरे का, एक बेगमपुरे का आजू अतराफ में लेते सकते थे आप जी, लेकिन कम से कम 10 वार छोड़ के जो है बेगमपुरे का उसके अंदर प्रभाग नहीं दिया। तो ये कहीं ना कहीं दाल में काला है। ये बीजेपी सरकार के अंदर खोट है, हमेशा खोट वाला काम बीजेपी कर रही है। तो इसलिए जो है तो प्रभाग के लिए हम उसकी निंदा करते हैं। और उसके एक्शन में रहा सवाल नारेगांव का, जो नारेगांव का जो मकसद है, हीनानगर के अंदर हमने काम किया है। हमने कई रोड, ड्रेनेज का काम, लाइटों का काम, तमाम कब्रस्तानों के काम हमने हीनानगर के अंदर भी किए है। और नारेगांव के अंदर भी हमने जो काम किए है, जिसमें से 8,500-9 हज़ार जो है तो हमने आधार कार्ड जो है तो फ्री फंड के अंदर लोगों को बना के दिए। इलेक्शन कार्ड हमने बनाए, तकरीबन 3 से 4 4,000 इलेक्शन कार्ड हम लोगों ने बनाए हैं। और कहीं बैंक के अंदर जो बगैर माफी के जो ना 50-50 हज़ार रुपए जो तो एक स्कीम निकली थी, एक स्कीम के अंदर हमने उसका जो है तो बैंक के अंदर उसको पास करा के 25 से 30 लोगों को जो है तो 50-50 हज़ार रुपए लोन दिलाए। तो ऐसे हमारे शहर में काम है। और ऐसा मसला नहीं कि मैं नारेगांव में, हीनानगर में काम किया हूँ, मैंने पड़ेगांव के अंदर भी काम किया हूँ। मसला जो तो हमारे दलित भाइयों के जो है तो अतिक्रमण को, जो घरों को गिराया गया था, मैं वहाँ भी पहुँचा हूँ। तमाम जहाँ भी मसले मसाइल होते हैं, मुझे फ़ोन आता है, मैं वहाँ पे जो है तो बिल्कुल हाजिर रहता हूँ। या ऐसा नहीं है कि मैं नारेगांव के अंदर मैं नगर सेवक लड़ूंगा तो मेरे को खिदमत नारेगांव की करना है। मेरा मकसद है पूरे शहर के अंदर डेवलपमेंट करना, पूरे शहर की खिदमत करना। बाबा, लेकिन जैसा आपने बीजेपी पार्टी से नाराजगी जताई है, लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हैं कि अजीत दादा पवार वही उनके साथ का गठबंधन है? ये देखो, अजीत दादा पवार के ख्याल अलग और बीजेपी का मुख्यमंत्री है, उनके ख्याल अलग। जी, दादा के ख्यालात उनसे मिलती नहीं। एक दादा जो है तो एक सेकुलर आदमी है और अच्छे ख्याल का। हमारी जो तुम बोले ना कि भाई तुमने दादा के अंदर प्रवेश क्यों करे, अजीत दादा पवार के अंदर हमने इसलिए जो प्रवेश करे है कि अजीत दादा पवार का हमने काम देखे।
और एक बात बताता अंसारी साहब, हमको जो है तो बम्बई में जब जाना हुआ, हमारा अपॉइंटमेंट हुआ, हमारी मुलाकात का वक्त लिया गया, हमको वहाँ बुलाया गया, तो हम रात में यहाँ से 1 बजे हम रवाना, हमारे काजी साहब सलीम साहब हम यहाँ से निकले, कुछ हमारे साथी ग्रुप के जो तो कुछ लोग, हमारा वहाँ पे सवेरे 8 बजे, तो हम हंस रहे थे कि भाई नेता जो है तो 8 बजे कैसा आएगा भाई, जो अपॉइंटमेंट 8 बजे का है। तो वाकई में मैंने जो अजीत दादा पवार का जो देखा हूँ कि उनका टाइम था 8 बजे का, लेकिन अजीत दादा पवार साहब जो है तो वहाँ पे 7:45 बजे पहुंचे। तो उसी दिन मैंने सैल्यूट किया और वाकई में कहा कि ये ऐसा नेता देश के अंदर होना चाहिए। ऐसा नेता होगा देश के अंदर जो वक्त की पाबंदी करता है, हर वक्त देता है तो उसकी बराबरी जो है तो पाबंदी करता है और वक्त पे पहुंचता है। तो उसी दिन सोच लिया कि मैं दादा के अंदर प्रवेश करूंगा। उसी टाइम में जो है तो हमारी दादा से मुलाकात हुई। दादा ने हमको देखकर कहा कि भाई जो आए हुए हैं दाढ़ी वाले मौलाना, उनको अंदर बुलाइए। ये खुद दादा के अल्फाज है, हमको अंदर बुलाया गया। जबकि उनका रनी खासदार को जो है तो वह है कि भाई आपसे हम बाद में मीटिंग करेंगे, लेकिन हम जो तो मौलाना साहब से जो तो पहले बातचीत कर लेते, बाद में आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो वो दादा का देखा है मैंने। तो दादा जो है सारे समाज को लेके चलते हैं, उनके भेदभाव, जात पात भेदभाव, धर्म की राजनीति उन्होंने नहीं करते, ये बीजेपी करती है। अब मजबूरन जैसा आप बोल रहे हैं कि अब उनके अंदर समर्थन है, आप देखो समर्थन करना मजबूरी थी, ये जरूरी नहीं कि मैं खोल के नहीं बताऊंगा। जो समर्थन करे उनका वो बड़े लोगों के मसले है, बड़े बड़े वो उनके बेहतर जानते हैं, लेकिन ख्याल सिर्फ दादा की हद तक है। दादा की हमने जो राजनीति देखी है वो अच्छी और साफ सुथरी राजनीति है। मसला जो है तो इसलिए हमने उसके अंदर प्रवेश करे। बाबा, लेकिन आज शहर में ये बात भी गूंज रही है कि जैसा आपने कहा कि अपने दादा की पार्टी राष्ट्रवादी है, इसमें कांग्रेस भी है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अलग अलग पार्टी से मुसलमान चुनाव लड़ेंगे तो सीधा सीधा फायदा भाजपा साधने को होगा। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये जैसा कैसे राजनीति है? देखो, ये जमहूरियत है, ये लोकतंत्र है, संविधान ने सबको अधिकार लड़ने का देवा है। अब रहा सवाल आपने जो पूछा है कि अब मुस्लिम, ये जरूरी नहीं है। आज पाखंडी कौन, चापलूसी करने वाला कौन, काम करने वाला, ये जनता फैसला करेगी। ये फैसला जनता करेंगी और जनता खुद उसी को चुनेंगी जो वाकई में जो तो हर समाज को और सब समाज के लिए वाकई में इखलास से काम करता है, अपनी जद्दोजहद करता है, तमाम मसाइल के बारे में तमाम जो है तो जब भी एक आवाज के ऊपर जो लब्बैक हाजिर रहता है तो जनता उसको चुनेंगी। जनता पर तुम 1000 खड़े दो, 1000 भी खड़े रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जनता का फैसला जनता की अदालत में रहेगा, जनता इसका खुद फैसला करेगी। लेकिन बाबा, हमने देखते हैं कि औरंगाबाद के अंदर माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, माजी आमदार जो तो इम्तियाज जलील साहब, इनके 26 नगर सेवक, यहाँ पर कम से कम औरंगाबाद में उनका गढ़ माना जाता है। तो आपको लगता है कि आप कितनी बड़ी चुनौती की ताकत कह सकते हैं, कैसे लड़ेंगे आप? देखो, मैं मुनासिब नहीं समझता उनका नाम लेना। सबसे पहली बात तो मैं उनका नाम लेकर जो है तो उनको चर्चे में लाना नहीं चाहता हूँ। आपने जो गलत सवाल पूछे है कि अब गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ उसी का होता है जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं और वाकई में जो है तो जब दिल के साथ गहराई से अंदर से जो काम करता है, असल में जनता उसी की होती है। जनता ने उनका देख ली। चापलूसी हमेशा वक्त 15 साल से जो है तो यानी 2014 से लेके 2025 तक उनको जो है तो जनता ने देख चुकी है। उनकी हर चीज को जनता जान चुकी है। जनता खुद आप फैसला करने वाली है। जनता में चर्चाएं में भी चल रहा है कि अब इनके पाखंडेपन को हम देख चुके हैं, इनकी मक्कारी को हम देख चुके हैं, इनके जो चापलूसी को हमने देख चुके हैं। तमाम जनता चौराहे पे, होटलों पे यही चर्चा चल रही है। आप देख लो, जहां जाएंगे आप होटलों पे यही चर्चा दे रही। अब हमको एक नया चेहरा और अच्छा जद्दोजहद और वाकई में जो है तो कौम के अंदर और समाज के अंदर काम करने वाला हमको नेता शहर के अंदर चाहिए। तो असल मकसद यही चर्चा चल रही। जैसा आपने नाम लेके जो है तो पूरी बैठ की जो है तो पूरी माहौल खराब कर दिया और किसी का नाम लेने के लिए तो हम तो मुनासिब भी नहीं समझते। अब उस वक्त था, वक्त पीरियड था, नाम लेते थे और जो चलती थी उस वक्त, लेकिन अब तो नाम लेने के लायक भी नहीं रहे उन्होंने। अभी उनका नाम लेना भी नहीं और मुनासिब भी नहीं है और उनको बढ़ावा देना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कौम के लिए कुछ नहीं किया। कौम के अंदर इन्होंने सिर्फ कौम को जो है तो इस्तेमाल करने का काम किया। कौम को जो हर जगह जो है सिर्फ एक मुसलमान की पार्टी होने के नाते मुसलमानों के ऊपर जो तो उन्होंने इस्तेमाल किया। आने दो वक्त, अंसारी साहब, हम वक्त बताएंगे तुमको। शहर के अंदर हम बताएंगे तुमको, ये वक्त आने वाला है, ये वक्त आने वाला है, अल करीब है। जिस दिन इलेक्शन के टिकट का डिक्लेयर हो जाएगा उसी दिन आपने समझ लेने के माहौल शहर के अंदर क्या खराब हो चुका है। ये होने वाला है, क्योंकि तुमने हजारों सैकड़ों लोगों को जो है तो वादे किए,
हजारों सैकड़ों लोगों को वादे की है, लेकिन देखते हैं आज तुमने जिसका नाम लिया, मैं नाम नहीं लेता हूं, जिसका तुमने नाम लिया है वो वक्त के यानी जबान के कितने खरे खरे उतरते हैं, कितने कितने सच्चे, कितने लोगों को इन्होंने वादा किया और कितने लोगों को टिकट देते हैं। लेकिन बाबा जैसा आप कह रहे हैं कि मैं 10 साल से खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। चलो पूरे शहर का छोड़ देते हैं, नारेगांव की जनता खबरस्तान के लिए परेशान है कि आप दादा के पास आप जुड़ गए हैं, क्या माना जाए कि हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर में खबरस्तान मिल जाएगा? ये देखो, आचार संहिता जल्दी लग गई तो मैं इसका आश्वासन तो नहीं देता हूं, और अगर से टाइम 2-1 महीने के बाद आचार संहिता लगती है तो एक कब्रिस्तान की बात नहीं है, हमारी 3 कब्रिस्तान की बात हो चुकी है। एक सैदा कॉलोनी की जो तुम्हारे और जटवाड़ा के पास जो एक नई बस्ती है, तो वहां पे हमने दादा से और दादा के कोई पीए से और दादा के कोई लोक पदाधिकारी से हमारी बात हुई है। एक वहां पे कब्रिस्तान और एक शमशान भूमि वहां पे चाहिए, और एक नारेगांव की कब्रिस्तान और एक हिना नगर का कब्रिस्तान। ये 4 कब्रिस्तान का 100% अगर से आचार संहिता जल्दी नहीं लगती है तो 2 महीने के अंदर ये 3 कब्रिस्तान और एक शमशान भूमि 1001 टक्का मैं वादा करता हूं आपकी मीडिया के माध्यम के चैनल से, और जनता ने भी ये बात सुनेंगे वाकई में जो है तो इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर मेरा वादा है माइनॉरिटी से जो है तो ये 3 कब्रिस्तान और एक शमशान भूमि जरूर लेके आऊंगा मैं। बाबा हम भी नारेगांव में घूमते हैं, शहर में घूमते हैं। अगर मैं आपकी वार्ड की बात करूँ नारेगांव के अंदर, तो काफी वहाँ के जो मतलब जो वो कर सकते हैं, अपोजिशन कर सकते हैं, 10-12 लोग जो मतलब ताकतवर कर सकते हैं, वो आपके खिलाफ पाए जाते हैं। आप कहे जब विकास की बात करते फिर आपको 2 सालों से क्यों नहीं? देखो, आम जनता तो नारेगांव की पूरी टोटल मुझे चाहती है, पूरे आप ले लो, जायजा ले लो, नारेगांव की जनता टोटल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 98% यानी 98% नारेगांव की जनता मुझको मोहब्बत भरी नज़र से देखती है। सलाम दुआ हमारा रोज़ाना हज़ारों के तादाद के अंदर होता है, मुलाकात होती रहती है। बाकी रहा सवाल जिसका आपने पूछे कि कुछ लोग 10-12 लोग कुछ पाखंडी लोग हैं, होता रहता है, कुछ पाखंडी लोग अपोजिशन तो नहीं बोलेंगे उनको, कोई राजकारणी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो राजकारणी के अंदर उनको कुछ भी नहीं मालूम आता है राजकारण किसको बोलते हैं। वो सिर्फ शोर शराबा दिखाना, जैसा एक पीने वाला शराब पीने वाला रोड पे तमाशा करता है, एक गारूड़ी बजाने वाला, यानी भाई एक मामूली मिसाल ले लो आप, गारूड़ी अगर जो डुगडुगी बजाता है तो 100 लोग जमा कर लेता है। तो ये माफिक ये लोग हैं वहां पे 7-8 लोग जो है ये गारूड़ी के माफिक है, अपनी डुगडुगी बजाकर जो है तो लोगों को जमा करना इनका एक मकसद है, सिर्फ गुरगुड़ी बजाना मकसद इनका ये नहीं। असलियत यानी भाई नकली, जैसा गारूड़ी वाला क्या करता है पूरी नकली खेल बताता है, तो इनका काम नकली काम है, गारूड़ी के माफिक जमा करके वो जो है तो लोग पंग जाते हैं, वाह करते हैं, बोलते हैं चलो इसका वही काम है। तो ऐसे कुछ नारेगांव के अंदर लोग हैं, गारूड़ी के माफिक है, इससे कोई हमको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अपोजिशन काम करने वालों को तो लोग बोलते रहेंगे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा हम देखते हैं कि जब टिकट का मसला आता है तो ऐसा सुनने में आता है कि वह पैसों के खेल शुरू हो जाता है, जो जितना पैसा खर्च करने की ताकत का ऐलान करता है टिकट उसको दिया जाता है। मेरा सवाल सीधा ये है कि मान लीजिए टाइम पे अगर उलट फिर होता है और मुसलमानों को टिकट नहीं मिलता है, नाइंसाफी होती है, तो उस टाइम फिर आप क्या करेंगे? अभी तुमने जो बहुत अच्छी बात करे अभी सवाल में, नहीं तो आप चलती बहुत अच्छा सवाल करे, पूरे सवालों के अंदर ये सवाल को सलाम है आपके। देखो, इलेक्शन कोई साधारण आदमी की बस की बात नहीं इलेक्शन लड़ना, और कोई साधारण यानी भाई टू पंडू जो कुछ लोग मेरे पास गाड़ी पोछने का काम करते थे और रोजाना मेरे पास से 500-500 रुपए लेके जाते थे, आज वो भी बोलते कि हम इलेक्शन में खड़े रहे थे। खैर उससे कोई इतराज नहीं है, जमहूरियत है, ये सबको खड़े रहने का अधिकार है। लेकिन आदमी ने बोलते ना, कपड़ा कहावत भी है, कपड़ा वैसा उसने पहनना चाहिए, उसको जचना चाहिए। कपड़ा ऐसा पहनो कि उसको खुद जचना चाहिए। कहावत है ना, कहने वाले ने कहा कि अब खाना ऐसा खाओ कि वाकई में जो पचना चाहिए। अब खाना हम ऐसा खा रहे जो हमको पच ही नहीं रहा, कपड़ा हम ऐसा पहन रहे हमको जो जच ही नहीं रहा। हाँ? तो ऐसी हरकत नहीं करना। आज का जो इलेक्शन होने जा रहा है, यानी जो आज परबाग का इलेक्शन है, ये आमदार खासदार से भी ऊंचे लेवल का इलेक्शन है। इसमें आम आदमी की बस की बात नहीं है इलेक्शन लड़ना। कोई भी आएगा इट्टू पांडू, कोई भी इट्टू पांडू वो इलेक्शन बोलता मैं खड़े रह रहा हूँ, वो बोलता मैं खड़े रह रहा हूँ। अरे भाई ठीक है, संविधान ने सबको इजाजत दी है, जमहूरियत है, हम लड़ सकते हैं, लेकिन शर्म भी पकड़ो कि इलेक्शन लड़ने वाले के कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। ये पूरी मजाक, पूरी मार्केट में इनकी मजाक चल रही है कि वो इलेक्शन में खड़े रह रहा है।
तो मेरा ये कहना है ये इलेक्शन में ताकतवर लोग रहेंगे जो वाकई में जो है समाज के अंदर काम करने वाले, इसमें सब चलेगा, साम चलेगा, धाम चलेगा, दंड भेद चलेगा, ये तीनों की जरूरत है। अब हमारे पास साम भी नहीं है, दाम भी नहीं है, दंड भेद भी नहीं है, तो कौन से बेस में इलेक्शन हम लड़ेंगे? अरे मेरे पास मुझे भी इलेक्शन की तैयारी करना है, मेरे खुद के अंदर मुझे भी मेरे वजूद को देखना पड़ेगा, मेरे अंदर इलेक्शन लड़ने की उसमें काबिलियत है या नहीं है, मैं उसमें बैठता कि नहीं बैठता हूँ। मैं इलेक्शन जब लड़ूंगा, जब मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, मेरे पास साम नहीं है, धाम नहीं है, दंड बेस नहीं है, क्या बस सिर्फ इलेक्शन लड़ने की जो तो हम इच्छा जता रहे हो, तो ये दुरुस्त नहीं है। बाबा आखिरी सवाल ले लेते हैं कि जब आपने पैनल लड़ाने का किया है, अगर कानूनी हिसाब से देखा जाए तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, क्या आपकी तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर और बड़ी ताकत के साथ में, बड़ी मेहनत के साथ में हम पूरा पैनल लड़ाएंगे। अब वो तुम पूछेंगे भाई इतना पेमेंट, इतना पैसा, इतना कहाँ से लाएंगे, कौन मदद करेंगे आपकी? अरे ये मत बोलो, हमारी तो बात हो रही है, ये काजी साहब मौजूद है, गवाह है इसके अंदर। अरे कई पार्टियां हमको ऑफर कर रही है, कई पार्टियां, पूछ लो काजी साहब को, कई पार्टियां ऑफर कर रही है कि भाई हमारे से तुम इलेक्शन लड़ो लड़ो। और ये जो सुन रहे होंगे वो भी बोलेंगे वाकई में, हमने इनको बोले कि भाई तुम हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ो। एक पार्टी नहीं, मुझे 4 पार्टियां ऑफर कर रही है शहर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो इज्जत बनाया, वो भी नेशनल पार्टी की बात कर रहा हूँ, कोई छाट-छूट पार्टियां की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल लेवल की पार्टियां की बात कर रहा हूँ। अरे यहाँ नहीं कॉर्पोरेशन के सामने बोले, कई बार जो तो यहाँ गेस्ट हाउस के अंदर मरतला हुआ, कई जगह जो है तो ऑफर आ चुके हैं। वक्त के ऊपर देखा जाएगा, हमारी जो मांग रहेंगी, हम चाहते हैं पूरे समाज को लेके चलने का, और अच्छे काबिलियत रखने वाले को, भामटे को, लुच्चे को, लफंगे को, भ्रष्टाचार को, ये ऐसे लोगों को टिकट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। वाकई में जो हर समाज को लेके चलता है और हर समाज को लेके चलने वाला, और उसके अंदर जद्दोजहद है, विकास की तड़प है, और हर इसकी तड़प है। जैसा मैं एजुकेशन का मामले आते हैं, कॉलेज के मसले आते हैं, जैसा मैंने पीछे दिया था निवेदन, मैंने जो तो नारेगांव के अंदर पानी की टंकी के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह पानी की टंकी मुकम्मल होने आ गई है, और इसके वास्ते मैंने जो तो हमारे महानगर पालिका के स्कूल के वास्ते 50 निवेदन हमारे मोहसिन पहलवान के साथ में दिया था, 4.5-5 करोड़ की उसकी मंजूरी आई थी। अजमत पठान जो है तो हमने जो तो हीना नगर के लिए कई मरतबा, सैकड़ों मरतबा हमने निवेदन दिया, 6.5-7 करोड़ की हमने वहाँ पे मंजूरी लाए। तो ऐसी तड़प रखने वाले लोग शहर के अंदर रहेंगे, उसको ही हम हमारे पैनल में खड़ा करेंगे। या फिर जैसा आपने पूछा कि भाई दादा की पार्टी से अगर से दादा ये एक्सेप्ट करती है अच्छे लोगों को, हम लुच्चे, लपंगे, पाकिट मार ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं लेंगे, जो पॉकेट मार मार के सैकड़ों उनके ऊपर केस भरे हुए हैं। इन लोगों को जो है तो कई मंगलसूत्र चोर, कोई कौन सा चोर, ऐसे लोगों को हम जो है तो इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। अच्छे कैटेगरी के लोग, अच्छे जो है तो काबिलियत रखने वाले लोग, अच्छे समाज के अंदर अच्छी सोच रखने वाले लोगों को हमारे पैनल के अंदर लिया जाएगा। अब देखो आप देखे तुमने हमारे नारेगांव के अंदर कुछ लोग पाखंडी लोग है कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है, और बाकी लोग तो अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह जो राजकारण करते हैं वो भी अच्छे लोग हैं मालूम चला। लेकिन कुछ 1-2-3 लोग हैं जो पाखंडीपन उनके अंदर, सिर्फ दिखलावा, शोर शराबा, 4 लोग जो है तो खड़ा करके जो तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे, तो इससे नेता नहीं बनता आदमी। नेता का अंदर उसकी जुस्तजू और उसके अंदर उसकी काबिलियत होना चाहिए। अभी इनको कम से कम 25 साल लगेंगे। जैसा मैं 80 से तो आज तक 2025 तक लगा लो, 45 साल से मैं राजकारण में हूँ। 45 साल शरद पवार जी, विलासराव देशमुख साहब, अशोक चौहान, तमाम सत्तार सेठ, कल्याण काळे जी, ऐसे कई मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, इनके साथ में रहा हूँ। पूरी सियासत, कमाल फारूकी साहब, ये तमाम लोगों के फंटे मेरे अंदर कुट कुट के भरे हुए, तमाम लोगों की सियासत मेरे अंदर है। जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोगों के अंदर मैंने पहले भी काम किया हूँ और अभी भी करूँगा और करते रहूँगा, चाहे मुझे इलेक्शन में जीत के आना। जैसा बता रहा हूँ इंशाल्लाह 100% तो जीत के आएंगे हमारी पैनल। लेकिन फिर भी मेरे मरते दम तक जब पे जान में जान है, पूरे समाज का मैं खिदमत करूँगा। अभी आपसे ये सवाल आखिरी था, लेकिन एक सवाल ये आखिरी ले लेते हैं। मुझे अभी मालूम पड़ा बाहर से कि किरीट सोमैया जो बीजेपी के जिम्मेदार है, ये जो है तो तहसील में जा रहे हैं, पर्सनैलिटी के मास्टर जा रहे हैं। मैंने सुना हो कि आप आज आपने कलेक्टर ऑफिस के बाहर उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, सच्चाई है क्या अफवाह है? देखो किरीट सोमैया वहाँ पे जैसा मुझे खबर मिली मैं घर पे था, 8:30 बजे एक गुप्त फोन आया कलेक्टर ऑफिस से, और उन्होंने कहा क्या तुम्हारे मुसलमान सिर्फ सो रहे हैं क्या? बोले तुम्हारे मुसलमान लीडर अपने आप को लीडर बोलने वाले। तो मतलब साहब क्या हुआ?
बोले किरण सुमैया यहाँ पर आया है बोले कलेक्टर ऑफिस के अंदर। तो जैसा मुझे मालूम पड़ा, मैं नाम नहीं कोई लूंगा। कार्यकर्ता फोन आया क्या आपको? हाँ, कार्यकर्ता का फोन आया मुझे। आपने ऐसा बोले कलेक्टर ऑफिस, ऐसा लग रहा है अधिकारी ने फोन नहीं नहीं, अधिकारी क्यों करेगा भाई? आपके चाहने वाले ने किया मतलब? बस मुझे चाहने वाले ने भाई, ये तो देखो ये बातें, मतलब। हाँ तो ये गुप्त बात रहती है अंसारी साहब। मुझे चाहने वाले ने जो फोन किया कि भाई तुम्हारे मुसलमान सो रहे क्या, बोले मतलब क्या हुआ, ऐसा सा मसला हो। तुरंत यकीन मानो जैसा मुझे मालूम पड़ा, मैंने शाही लिया। आज कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे जेल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे यानी बे उम्र भर जिंदगी भर मुझे जेल में काटना पड़े, लेकिन आज इसको सबक सिखाऊंगा। मैंने वो घर से ठान लिया था। जैसे ही शाही के लिया तो वहाँ पे जो है तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड ये वो डिपार्टमेंट के लोग खड़े हुए थे, और मुझे जैसा उन्होंने डिपार्टमेंट ने मुझे घेर लिया और वहाँ तक जाने नहीं दिया। और जो सिक्योरिटी गार्ड गेट के ऊपर खड़ी थी, फौरन उनको जो है तो उनको वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया गया। तो मेरा पूरा मंशा था आज इसको सबक सिखाना है, आज कोई हालत में सबक, चाहे कुछ भी मसला हो जाए आज इसको। और आइंदा मैं बोल रहा हूँ, आइंदा औरंगाबाद में आएगा तो सबसे पहले मैं शाही मारूंगा उसके मुंह पे, क्योंकि हम चाहते हैं ये गंगा जमुना की तहजीब रखने वाला देश है, अमन और सुकून का देश है, भाईचारगी का देश है, हिंदू मुस्लिम का देश है, तमाम समाज का देश है, तमाम जाति के लोगों ने देश को आजाद करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, इसलिए ये सबका देश है। इसके बाप की जागीर नहीं है। ये आके तेल निर्माण करेगा, जातिवाद की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। तो हम नहीं चाहते कि देश के अंदर, अरे वो कमीने, तू ना अगर से इतना बड़ा बाढ़ कभी आई थी यहाँ पे पंजाब के अंदर, तो वाकई में देशभक्त था, देशवासी के देश से मोहब्बत करने वाला था, तो पंजाब में जाकर उनकी मदद करना चाहिए था, उनकी मदद करना चाहिए था तूने। और यहाँ आके जो है तो महाराष्ट्र के अंदर घूम रहा है, वहां जाके जातिवाद की बात कर रहा है, इसकी सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। अरे भाई आधार का मसला है, तुम्हारा प्रापल जब सरकार ने तुमको आधार दे दी है तो ये तुम्हारा जो है तो किसका बिल्कुल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, वो हिंदुस्तान होने का एक नागरिकता है तुम्हारा ये है। हाँ, तमाम तुमने जो करे हुए, कोई बोलता है कि भाई टैक्स से लेके आओ, कोई बोलता है कि ये कागज पे लेके जाओ। अरे गरीब लाएगा कहां से, गरीब पूरे डॉक्यूमेंट्स लाएगा कहां से, उसके खाने के लाले पड़ते हैं, 200-300 रोज कमाना पड़ता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करते करते उसको 6 महीने लग जाएगा। अरे हमारे मोदी जी का पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है अभी, बताओ बोलना, पैदाइशी सर्टिफिकेट बता दो बोला कहाँ पे होते तुम। जबकि जब तुम वहां के यानी देश के पंतप्रधान होने के बावजूद भी तुम ऐसी बात करते हो, और जनता से तुम जो तो उनका जो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हो, तो शर्म करने वाली बात है। तो जनता देंगी कहां से? और जनता जैसे सरकार को मालूम नहीं है कौन कहाँ का है, कौन किधर का है, सरकार सब जानती है, सरकार हर चीज पे नजर रखी हुई है। अरे फलाना पड़ोसी तुम्हारे आज है, तो फलानी पड़ोसी जो तो यूपी का रहने वाला है, आज बंबई जैसे इलाके में देख लो, कोई भी बोलेगा ये यूपी का, ये बिहार का है, ये बंगाल का है, ये जो है तो असम का है, तमाम सरकार ये बोलेंगे फलान यहाँ के। सरकार हर चीज जानती है, फिर भी जो है उसका प्रकंडा बनाया जा रहा है, यानी मुसलमानों को जानबूझकर जो है तो दलितों को, मगरवर्षियों को, तमाम जाति के लोगों को जो है तो परेशान किया जा रहा है अपने नाम पर। क्योंकि बीजेपी मंशा ये चाहती है कि मुद्दा भटकाने का, जो भी मसाइल आते हैं बीजेपी सरकार के अंदर, वो मुद्दा भटका देती है, किधर भी जो जनता ये मुद्दे में रहे। तो ये सरकार जो है मुद्दा भटकाने के अलावा कुछ काम नहीं आता है इसको। आज तक तुम बताओ बीजेपी सरकार के अंदर एजुकेशन के ऊपर, पढ़ाई तालीम के अंदर, गरीबों की मदद के अंदर, यानी मागास वर्ग के अंदर, यानी वो समाज के अंदर, कोली समाज हो, यो समाज हो, अरे मोदी ने तो ऐलान किया था, बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि अब हर घर हर गली के अंदर हम गरीबों को घर बना के देंगे, हर गरीबों को हम घर आके देंगे। हाँ, एक घर होगा, घर में जल होगा। ये मोदी के खोखले भाषण से तो जनता परेशान है, और आप जनता समझ चुकी है इनके भाषण को, इनके चापलूसी बातों को जनता समझ चुकी है भाई। आप जनता होशियार हो गई, जनता जागृति हो गई। और आप देख लो जंगल के जाने के बोले यार मोदी, अरे मोदी वो क्या, अरे मोदी सरकार क्या है, सिर्फ आश्वासन है, भाप देने वाली काम है, हर जगह यही चल रहा है। और वक्त करीब आ गया है, बीजेपी का घर को जाने का वक्त अब आ चुका है। बाबा जैसा आपने कहा कि हम शही फेंकने वाले थे, जो भी थे, तो बाबा जैसा आपने आप ही ने भी कहा कि हमारे पास जमहूरियत है, ये सब शही फेंके तक क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे अपॉइंटमेंट ले, उनसे मुलाकात करें, उनसे गलतफहमी दूर करें, बातचीत से भी विवाद हल? देखो सबसे पहली बात अंसारी साहब, ना ये कोई पद पे है, ना कोई खासदार है, ना कोई आमदार है, एक मामूली जो है तो बीजेपी का कार्यकर्ता है, एक मामूली। आज Z+ इसको सिक्योरिटी गार्ड दिया जाता है, तो हमारा सरकार का पैसा नहीं है,
आम जनता का पैसा खर्चा, एक आदमी के ऊपर कितनी सिक्योरिटी गार्ड, आज पुलिस स्टेशन के लोग सब परेशान है। अरे ये आदमी आता है तो सारी पुलिस को परेशानी होती है, पूरी पुलिस परेशान हो जाती है। अरे खुद सरकार परेशान है। अंसारी साहब, जैसा शाही फेंकने की बात कर रहे तुम, जैसा आप बोले कि भैया शाही जमहूरियत, अरे वैसे आदमी को क्या बैठक लेना, ऐसे आदमी की जिसकी खुद का औकात नहीं है, किसका खुद का वजूद नहीं है, किससे मुलाकात करेंगे? जिसका वजूद नहीं है उससे क्या मुलाकात करेंगे? अरे ऐसे लोगों को जो तीर्ण निर्माण करने वाले जातिवाद, देशद्रोही करने, उसको मैं देशद्रोही बोल रहा हूं, जो देश का माहौल खराब करने का, चाहे कोई भी समाज का हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी समाज का हो, देश के अंदर तेल निर्माण करता है, दोनों जाति का भावना को भड़काने का, देश के अंदर माहौल खराब करने का काम करता है, तो सरकार ने वाकई में इसके ऊपर एक देशद्रोही का केस करना चाहिए। क्योंकि वाकई में हमारा देश जो है एक अमन का गहरा है, एक अमन सुकून गुलिस्ता के मायने हमारा देश है। इसको जो है तो लोग गलत भावना को जो तो भड़काने के काम करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसको जो है तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आइंदा अगर से आने का यहाँ पे जो तो माहौल खराब, देश का माहौल खराब, शाही नहीं, हम उसके ऊपर जो है तो पैखाना फेंकेंगे, उसके ऊपर गंदगी फेंकेंगे, उसके ऊपर हम ये चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। दोबारा मेरा वादा है आपके मीडिया के माध्यम से, दोबारा उसने यहाँ पर आना और जो है तो जातिवाद के भेदभाव की और जो है तो हिंदुस्तान के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश करें, हम उसके अंग पे गंदगी फेंकेंगे। देखिए, इस तरह से समाज सेवक साहिब खान पठान से हमारी विशेष मुलाकात हुई। काफी लोगों की इसरार था, बातचीत थी कि भाई उनसे कुछ बात करो, चुनाव चल रहे हैं, बहुत सी बातें हैं। चलिए, इनकी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी विवाद की बातें हैं, बहुत सी नाराजगियां हैं, बहुत से आरोप है, ये इनके जाती ख्यालात है। बहरहाल जो भी है ये प्रशासन के सामने है, जनता की अदालत सामने है, इसको जनता तय करेगी समय आने पर कि क्या सही है क्या गलत है। अब प्रशासन भी खूब देख रहा है इनकी बातों को, इनके आरोप पे। बहरहाल तमाम बातें जनता की अदालत में, प्रशासन के सामने है, आप ही को तय करना है इसमें क्या सही है क्या गलत है, कहां तक सच्चाई है। बहरहाल आज इतना ही, देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।